स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या है, देखो तो इसको पढ़ते हैं हम। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। राउट्स लॉ क्या स्टेट करता है कि जो पार्शियल प्रेशर है पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है जो कि P1 नोट है। यहाँ पर x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन, P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, और P1 नोट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन एसीटोन इज एडेड टू प्योर इथेनॉल। क्या होगा जब एसीटोन को प्योर इथेनॉल में डालेंगे। आपको पता है जो पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको रीड करा दूँगी। जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल हैं वो बॉन्डेड फॉर्म में, उसके जो मॉलिक्यूल हैं बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड उनमें स्ट्रॉन्ग होता है जब वो अपने प्योर फॉर्म में होगा इथेनॉल। और जैसे ही हम एसीटोन उसमें ऐड करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, एसीटोन और इथेनॉल के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होंगे। उसकी वजह से जो उनका हाइड्रोजन बॉन्ड है इथेनॉल का वो ब्रेक होगा बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन एसीटोन मॉलिक्यूल एंड इथेनॉल मॉलिक्यूल। उसकी वजह से वेपर प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होगा, और अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ जो ये क्या पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना ये कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करता है अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। तो यही है, हम इसको पढ़ते हैं हम। मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल इन प्योर स्टेट आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। व्हेन एसीटोन इज एडेड टू द इथेनॉल द मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन गेट इन बिटवीन द इथेनॉल मॉलिक्यूल and break some of the hydrogen bond between them. It is due to weaker interaction between acetone and ethanol mixture, and this increase the vapor pressure. So mixture of ethanol and acetone show positive deviation from Raoult's law. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, give reason for the following. Aquatic species are more कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। क्या कह रहे हैं कि एक्वेटिक स्पीशीज़ जो होती हैं वो मोर कंफर्टेबल होती है कोल्ड वाटर में एज़ कम्पेयर टू वार्म वाटर। ऐसा क्यों, क्योंकि कोल्ड वाटर में जो ऑक्सीजन है उसका लेवल अच्छा होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा डिज़ोल्व होती है एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। और जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी उतना अच्छा वो एक्वेटिक एनिमल रिस्पायर कर लेंगे, और इसीलिए जो है एक्वेटिक एनिमल ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है। तो द रीज़न इज़ दैट ऑक्सीजन इज़ मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर इन कंपैरिजन टू hot water. So aquatic species have more oxygen available for respiration in cold water and they are more comfortable there. जितना ज़्यादा O2 is directly inversely proportional to temperature. जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी कम ऑक्सीजन, और जितनी कम टेम्परेचर उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन। कोल्ड वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो ऑक्सीजन क्या होगी, ज़्यादा अवेलेबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एट हायर एल्टीट्यूड पीपल सफ़र फ्रॉम एनोक्सिया रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक। जब हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, हाई हाइट पर, तो पीपल सफ़र फ्रॉम एनोक्सिया डिसीज, तो ये और उसकी वजह से वो सोचना भी बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो इसका आंसर क्या है, एट वेरी हाई एल्टीट्यूड जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस than at ground level, so the oxygen concentration become less in blood or tissue and hence people suffer from anoxia. मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है ना, जितना ज़्यादा हम हाइट पर जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाता है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो पीपल हैं वो सफ़र करते हैं एनोक्सिया डिसीज से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो
क्वेश्चन देखो, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है, ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, वाइल जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इट डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, देखो सेकंड पॉइंट है द total vapor pressure of a solution is the sum of vapor pressure of individual, while non-ideal solution में क्या होता है, total vapor pressure of a solution is not equal to sum of vapor pressure of a individual component। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और मैं वही क्वेश्चन कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर आए होंगे और इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अगर आप ये भी कर जाते हो लास्ट टाइम में तो बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहेगी ये क्लास 12 सीबीएसई और सीबीएसई के अकॉर्डिंग है ये क्लासेस। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, और एचबीएसई भी बोर्ड भी के भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, सबके लिए हेल्पफुल होगी ये क्लास +2 जो केमिस्ट्री स्टूडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, देखो द ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, देखो वो प्रेशर जिसकी वजह से सॉल्वेंट सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं हो पाता। मतलब यहाँ पर देखो डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। द फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन। फ्लो कंटिन्यू रहता है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। और द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट from its side to solution side across a semi permeable membrane can be stopped। मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाना, किसका, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में जाना, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम कहाँ से, आप इस साइड से सॉल्यूशन में जाना सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू स्टॉप कर सकते हैं जैसे ही हम यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे। और वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे जिसकी वजह से सॉल्वेंट सॉल्यूशन में नहीं आ पा रहा, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो द फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन। द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट from its side to solution side across a semi-permeable membrane can be stopped if some extra pressure is applied on the solution. This pressure that just stops the flow of solvent is called osmotic pressure of the solution। osmotic pressure जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, और C इज ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। मोलैरिटी को C से डिनोट किया है, अब osmotic प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो पाई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर क्या है, कांस्टेंट R, जो कि क्या है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। IUPAC नेमिंग बतानी है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होती है, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंट है। ये मतलब आपको बेसिक पता होना चाहिए। मैं आपको मिक्सिंग सारे सिलेबस में से ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगी इस अकॉर्डिंग कि आपको सिलेबस आता है, हम तो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कोबाल्ट का को एक्स माना। अच्छा, अमोनिया के ऊपर जो चार्ज होता है वो 0, और ये कार्बोनेट के ऊपर जो चार्ज है -2 होता है, और क्लोराइड के ऊपर 1, माइनस इधर जाके +1। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +3। मतलब कोबाल्ट के पास क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, +3 का। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू नेमिंग कैसे, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग हम नेमिंग देते हैं। तो पेंटा एमीन, अभी कोबाल्ट अंदर ब्रैकेट में है तो नेगेटिव है, तो देखो कार्बोनेटो, ये कोबाल्ट नहीं सॉरी कार्बोनेटो, पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड इसका नेम होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वाई इज़ NiCl4 पैरामैग्नेटिक और वाई NiCN4 2 नेगेटिव इज़ डाईमैग्नेटिक। देखो ये डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का क्या रीज़न हो सकता है, देखो Cl जो है वीक लिगेंट है और साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंट है, जिसकी वजह से
जो साइनाइड है वो पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग कराएगा तो डायमैग्नेटिक होगा, और Cl है वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक होगा। इसका रीज़न देखो, पहले तो NiCl4 2 नेगेटिव, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे x का, तो x -4 इज इक्वल्स टू -2, तो x के ऊपर x इज इक्वल्स टू +2। सिमिलरली यहाँ पर चार्ज निकालोगे साइनाइड के ऊपर, -1 चार्ज होता है ना, तो -1 × 4, तो x -4 इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू ये उधर चला जाएगा ना +4, दैट इज़ +2 आ जाएगा। और निकल +2, निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, और 2+ चार्ज होगा तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 है, d ऑर्बिटल 5d ऑर्बिटल है। हमने एलिमेंट्स पुट कर दिए। उसके बाद देखो, इन NiCl4 2 नेगेटिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, और इन NiCN4 2 negative due to strong field ligand no unpaired electron are present in 3d orbital। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रेयरली ऑब्जर्व, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों कम ऑब्जर्व होते हैं। देखो, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, जो d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग जो होती है वो कम होती है, उसकी वजह से क्या होती है, द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी आर नॉट सफिशेंटली लार्ज फॉर फोर्स पेयरिंग, पेयरिंग के लिए इतनी लार्ज नहीं होती कि पेयरिंग हो सके, इसलिए जो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं ये रेयरली ऑब्जर्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कुछ ऑर्गेनिक से हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेशन एंड इट्स कंपाउंड के क्वेश्चंस थे। तो अब देखो, फिनोल टू एनिजोल, फिनोल से एनिजोल कन्वर्जन करनी है आपको। तो देखो, फिनोल से एनिजोल, तो फिनोल पता है आपको, बेंजीन के ऊपर OH प्लस, इसमें क्या करेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डाल देंगे, और इससे क्या बनेगा, हमारा सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये क्या है, विलियमसन सिंथेसिस है। और फिर उसमें हमने क्या करा, CH3 Br डाल दिया, CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इसके साथ इंटरेक्ट कर कर OCH3 NaBr जो बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन गया, एनिजोल। फिनोल से एनिजोल हमने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है एनेलीन टू फिनोल बनाना है। तो अब क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे, और ये मैं लिंक टेलीग्राम चैनल पे भी अपने ये सॉल्यूशन इसका क्वेश्चंस है वो सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनेलीन टू फिनोल। तो एनेलीन टू फिनोल कन्वर्ट करना है, तो एनेलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, ये NaNO2 डाइजोनियम सॉल्ट डालेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर इसमें H2O डालकर हाइड्रोलिसिस करके इसके फिनोल बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिएक्शन है, ये प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बनेगा, हमारा 3 कार्बन है ना, तो क्या बनेगा, प्रोपीन, ठीक है, और ये बोरोक्साइड B2H6 और 3 ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये यहाँ पर क्या होगा, देखो, ये इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जहाँ मोर नंबर ऑफ, वो डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप है, वहाँ पर OH जाकर अटैच हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन देखो ये है, और मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके पास है, तो ये OH जो है इधर जाके अटैक करेगा, तो ये CH3CH2CH2OH बन जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है C6H5OH में Br एक्वा सॉल्यूशन में डालना है, तो ये डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। नेक्स्ट है CH3CH2OH कॉपर 573 केल्विन पर हमने क्या करना है, इसकी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। तो अब CH3CH2OH कॉपर 573 केल्विन पर ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। वाइल अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन बनेगा, और टर्शियरी अल्कोहल होगा तो एल्कीन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी। तो पैरानाइट्रोफिनोल, इथेनॉल, फिनोल, तो इनको अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होता है वो पैरानाइट्रोफिनोल है, देन फिनोल है, और देन इथेनॉल है।
अब एसिडिटी किस पर डिपेंड करते हैं कि कोई कितनी जल्दी H पॉजिटिव दे रहा है। सबसे पहले हम इथेनॉल की बात करते हैं। जब इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो जो इसका एल्कोक्साइड आयन बनता है CH3CH2O नेगेटिव, वो इतना स्टेबल नहीं होता जितना कि फिनोल में होता है, क्योंकि जब यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन बनेगा H निकल जाएगा, O नेगेटिव, वो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो इसीलिए क्या है ये ज़्यादा एसिडिक है इससे। और जब हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या है, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ से क्या होगा, H जो है इसलिए निकल जाएगा, इसकी वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रोपेनॉल, प्रोपेन और प्रोपेनल को बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है अल्कोहल का होता है, फिर एल्डिहाइड का होता है और देन एल्केन का होता है। तो अल्कोहल का क्यों है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, लेकिन और इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है, उसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ठीक है, इससे तो कम ही है, और मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं होता, ठीक होता है। और इनके अंदर वीक वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनके पास तो बहुत ही वीक बॉइलिंग पॉइंट होगा। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब यही है ना, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा बॉयल करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए, तो इसलिए इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ वीक ही फोर्सेज हैं, तो जब बॉयल करेंगे तो ईजिली बॉयल हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, वीक वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और ये मैंने वर्कशीट फर्स्ट बनाई थी क्लास 12th की केमिस्ट्री की, तो ऐसे ही हम क्लास 12th मैथ की भी करेंगे और 10th की भी करेंगे, ठीक है। CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जल्दी, तो हम ऐसे थोड़ा 15-15 मिनट का ही लेक्चर होगा मेरा, मैक्सिमम कोई 20 मिनट तक का। तो अगर आप डेली भी एक लेक्चर कंटिन्यू करोगे प्रैक्टिस के लिए तो बहुत हेल्पफुल होगा आपको, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।